हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे फारा जी के ब्लॉग के बारे में। और फारा जी देखिए बहुत ज़्यादा शानी है, वो तो मुझे पहले से ही पता था। फारा जी या तो कोई भी उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो बिना अपने बेनिफिट के किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो फारा जी का भी जो इंटेंशन था वो अब सबके सामने आ गया। अच्छा जी, तो फारा जी का मैंने ब्लॉग देखा। देखो, फारा का जो पहला वाला वीडियो था ना, वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, टू बी ऑनेस्ट। वो इंटरेस्टिंग था। और फारा जो है वो एकदम मतलब इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी है, ऐसी बात नहीं कि वो बोरिंग इंसान है। और उसे बोरिंग लोग पसंद भी नहीं है, इसीलिए ये जनाब मैडम जब आंसर दे रहे थे तब बोलो क्या यार एकदम बोरिंग हो तुम लोग के घर पे तो सब ऐसा ही है, अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, बोरिंग हो तुम सबके साथ। अब देखो, फारा जी को जो है अच्छे से पता है कि अगर हमें व्लॉगिंग शुरू करनी है या तो यूट्यूब पे अगर आना है तो सबसे पहले हमें किसका हाथ पकड़ना है कि भाई जो अभी यूट्यूब पे जिसकी रीच बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो जनाब मैडम और रसगुल्ली की भाई रीच जो है बहुत ज़्यादा इंसान है, ये बात है, माननी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो ना हो, लेकिन उनकी रीच जो है वो तगड़ी है। अब तगड़ी रीच इसलिए है क्योंकि देखो हिंदी आसपास के जितने भी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल भी हो गया, नेपाल में भी उसके ब्लॉग देखे जाते हैं, तो इन सबको हिंदी समझ में आती है। प्लस दुबई वगैरह में भी जो है वहाँ पे भी हिंदी बहुत लोगों को आती है जो कि पाकिस्तान से या तो इंडिया से शिफ्ट हुए रहते, तो उन सबको भाई हिंदी समझ में आती है। अब एल्गोरिदम को क्या लगता है, जब दुबई से भी ब्लॉग देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान या अपने बांग्लादेश से, नेपाल से, तो एल्गोरिदम को लगता है कि ये कुछ तो स्पेशल कर रहा है, जिस वजह से इतने सारे लोग जो है सिर्फ इंडिया से ही नहीं बाहर के देश से भी इसका जो है व्लॉग देख रहे हैं। तो एल्गोरिदम ऐसे जो व्लॉग होते हैं ना उसको पुश, अब व्लॉग को पुश करा तो जित मानो कि 10 लोगों की फीड लिस्ट में उस व्लॉग को सजेस्ट किया जाता है। अब थंबनेल उस पर किसका है? एक जाने माने टीवी के अभिनेता का और अभिनेत्री का। अब एक वक्त पे हुआ करते थे, लेकिन लोगों को तो अभी भी दिलचस्पी है ना कि भाई उसकी जो है वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, टीवी में कैसे थे अब कैसे है, तो उस पर क्लिक करेंगे ही करेंगे। एट द सेम टाइम अगर मैं व्लॉग अपलोड करूँ तो मुझे कौन जानता है, कोई मेरे व्लॉग पे क्लिक करने से रहा कि भाई मैं, किसको क्या पता मैं कौन ही हूँ, तो नहीं क्लिक करेंगे ना। अब वो लोग जो है कंपटीशन तो तगड़ा देंगे, क्योंकि बेचारे जो एक जगह थी जहाँ पे कॉमनर्स जो थे कुछ बेचारे कर रहे थे, थोड़ा बहुत कमा रहे थे, थोड़ी बहुत फेम मिल रही थी, यहाँ पे भी अभी ये सेलिब्रिटी टपक पड़। अब देखो, टपक पड़ने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अनफेयर एडवांटेज क्या होता है? बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि दीदी ऐसा कुछ नहीं होता, अगर जो डिजर्विंग है और यहाँ पे आ गए तो उसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कोई भी सेलिब्रिटी आएगा, ठीक है, उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज रहता है, सिर्फ उसकी फेस वैल्यू नहीं रहती। अब एक नॉर्मल इंसान है ना, उसके पास ना तो क्वालिटी इक्विपमेंट हो गए, ना प्रॉपर जो है उनको कुछ चीज़ें आती होगी, ना उनके पास टीम होगी। सेलिब्रिटी को कुछ खुद से नहीं करना है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, कैमरा है अच्छा वाला, माइक है अच्छा वाला, प्लस टीम है जो कि एडिट वेडिट करके देगी, तो उसके पास सब कुछ है। क्वालिटी किसकी अच्छी है कि उन्हीं लोगों की। अब जो अच्छा ना तो फ़ोन है, ना अच्छा माइक है, ना बेचारों को प्रोडक्शन नॉलेज है, तो उनका ये ब्लॉग कोई देखेगा ही नहीं इनके कंपैरिजन में। तो ये बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। ये भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म यूट्यूब पे भी चालू हो गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और बेचारे जो और क्रिएटर है जो कि नैनो क्रिएटर रहते हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता, उनको तो एक्सप्लोर ही नहीं करती ऑडियंस, क्योंकि ये इन्हीं को देखने में लगे रहते हैं, इसकी बहन, उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी चाची, पता नहीं कौन कौन। तो भाई ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके पास 10 जगह है कमाने के लिए, ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है। कोई तो जगह छोड़ दो, कोई तो प्लेटफॉर्म छोड़ दो बेचारे जो है आम जनता के लिए। अब आपको अभी ना ये बात समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि भाई टैलेंटेड है, ये है फलाना ढिमकाना, टैलेंटेड नहीं, उनके पास टीम है भाई। एक कहावत है ना, यू आर नॉट अगली यू आर जस्ट पुअर, तो सेम थिंग है। वो कोई इंटरटेनिंग नहीं रहते, उनके पास ना उनकी टीम रहती है जो कि स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लिख के देती है, प्लस वो खड़े भी रहते हैं, भूल जाते हैं ना वो लोग, ये जो पॉडकास्टर है सो कॉल्ड भारती जी, ये वो उनकी टीम रहती है, वो याद दिलाती है कि भाई आपको ये बोलना है, ये बोलना है, उनके कान में ईयरफोन्स भी लगे रहते हैं कि अब आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना। तो किस किस एंगल से वो इंटरटेनिंग है भाई? सब चीज़ तो उनको कोई और लिख के देता है, खाली उनको जो है वो बोलना है। एट द सेम टाइम माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, उसको बेचारे को सब कुछ खुद से करना है, और वो करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ खुद से कर भी लेता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी ऑडियंस आती ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को एक्सप्लोर कर रही है, ऐसे ही लोगों के वीडियोस देख रही है, जिस वजह से ना आने वाले टाइम पे सेम चीज़ें हो जाने वाली। जितने भी बेरोजगार भरे पड़े ना टीवी वाले वगैरह वगैरह, यहीं पे आकर बसने जाने यूट्यूब रोजगार योजना के तहत यहीं पे बसने वाले हैं। और जिस दिन आपने चैनल बनाया ना और चला नहीं ना, तब आपको लगेगा, समझ आएगी ये बात कि नहीं कॉफ़ी ठीक है, वो उस टाइम पे समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आ रहा है कि क्यों हमें व्यूज़ नहीं आ रहे। तो यही जो है ना, ये मूवी वाले, टीवी वाले वगैरह वगैरह, इसका इंटरव्यू उसका इंटरव्यू, वही लोग जो है वो
छोटे क्रिएटर्स को ग्रो होने ही नहीं देते, बेचारे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं ऐसे लोगों की वजह से। अब उन सब में से एक फारा जी भी आ गई अपना चैनल लेकर, और देखो क्लियरली वो जनाब और मैडम की फेम का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं। मैडम और जनाब ने स्टोरी शेयर करी, मैडम और जनाब ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनका चैनल है, सब्सक्राइब करना है, वापस से स्टोरीज लगाई। फिर फारा मैडम ने जो है उन दोनों को थंबनेल में डाला डब्बा जी के साथ, तो जो उनकी ऑडियंस थी वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे गई। और आप जितने भी कमेंट चेक करोगे ना, सेम एक ही बात लिखी हुई है कि भाई जनाब के जो है स्टोरी की वजह से हम यहाँ पे, मैडम की स्टोरी की वजह से आए, रसगुल्ले की स्टोरी की वजह से आए। तो 1 मिलियन व्यू है, सोचो। पहला जो इसका वीडियो था उसमें देख लो व्यूज़, और अब के जो है वीडियो में व्यूज़ देख लो। अब जो उनकी भी ऑडियंस है ना वो डेड ऑडियंस है, क्योंकि जो फिल्म स्टार वगैरह की ऑडियंस होती है डेड हो गई, उनको खाली उनकी फ़ोटोज़ देखने, बट उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ लेना देना नहीं है। आलिया भट्ट के आप वीडियोस देख लो और दूसरी जगह पे कोई ब्लॉगर का वीडियो देखो, व्यूज़ ज़्यादा ब्लॉगर के वीडियो पे होंगे, है ना, क्योंकि वो उनसे रिलेट कर पा रहे, वो डेली जो है अपनी अपडेट्स देते, सब चीज़ें देते रहते हैं, और उसको जो है अपनेपन जैसा कुछ फील होता है, जिस वजह से लोग उसकी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फारा जी को अच्छे से पता है, भाई डायरेक्टर है, वो बहुत शार्प लेडी है, उसको अच्छे से पता है कि क्या चीज़ कैसे वर्क करेगी। वो किसी के साथ भी कोलैब कर सकती थी, कितने सारे जो है उसके दोस्त वगैरह है उनके साथ कोलैब कर सकती थी इजीली पहले वीडियो में, लेकिन उसको पता था, जब जनाब के वोट्स देखे ना उसने झलक में, तब फारा जी को पता चल गया कि इसकी रिच तगड़ी है। अब देखना आने वाले जो व्लॉग है ना उसमें वो मनीषा रानी के साथ भी कोलैब करेगी, क्योंकि उसको इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस भी चाहिए। उसके बाद सुम्बुल के साथ, शिव के साथ, और जो अब्दू है उन सब के साथ वो वीडियोस बनाएंगी, ताकि उनको उन लोगों की जो ऑडियंस है वो भी मिल जाए, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको नहीं छोड़ेगी। तो फारा जी जो है बहुत भाई चला गया, मानना पड़ेगा। और वो ब्लॉग में भी बोल रही थी क्या क्या करना पड़ता है खाना खाने के लिए, मैं लोखंड वाला से मीरा रोड जा रही हूँ। तो फारा जी बहुत शार्प है और अच्छे से उसको पता है कि शब्दों का चयन कैसे करना है, किससे कितनी बातें करनी है और क्या क्या बातें करनी है। फारा जी को सब पता है भाई, वो 54-55 साल की है, जिंदगी को घोल के पी गई है, ये सब बच्चे हैं उनके आगे। और जनाब और मैडम को अलग ही उनका तो भाई है कि भाई वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, जिस वजह से फारा जी आ रही है। जी नहीं, उस वजह से नहीं, फारा जी अपना फ़ायदा देख कर आ रही है, उनको अपना चैनल ग्रो करना है और कुछ भी नहीं। अब 90,000 हो भी गए, मैंने देखा, तो देख लो भाई, ये अनफेयर एडवांटेज इसी को कहते हैं, वही मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, अनफेयर एडवांटेज। अब लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते, आप लोग ही कर सकते हो इस अनफेयर एडवांटेज का, कुछ तो तोड़ निकाल सकते हो, ठीक है, जाने दो इन सबको। पिप्पो जी को देखा था, पिप्पो जी जो है ना तो उन्होंने बाल बनाया था, उसका सूट देख लो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि बर्तन मांज के अभी भी आई घर का सारा काम किया है सुबह से शाम तक, और बाल बनाने का मौका नहीं मिला, और पूरा एकदम लग्घर वग्घर अवस्था में थी। मतलब शर्म आनी चाहिए थोड़ा तो, इंसान बाल को कंघी करते है, कोई गेस्ट आ रहा है प्रॉपरली रेडी होता है, कुछ भी नहीं मैडम जी ओले 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 रे भाई, तुम्हारी माँ की एज की है वो, सॉरी बड़ी बहन की, माँ के नहीं, मम्मी के एज के नहीं है। पिप्पो जी भी 40+ तो है ही, तो बड़ी बहन की एज के है वो। अल्ले अल्ले क्या कर रहे हो उसके सामने। अच्छा, फारा जो है उनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब जितने भी दोस्त हैं उन सबको फॉलो करते हैं, लेकिन जनाब को ना फॉलो करती है, ना मैडम को, ना भालू अप्पी को। फ़ायदा उठा रही है बराबर, लेकिन फॉलो किसी को नहीं कर रही है, तो देख लो भाई फारा जी को। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये फारा जी का जो अकाउंट है वो हैंडल कर रही है एक PR एजेंसी, जो कि बड़े बड़े डिजिटल क्रिएटर जितने भी हैं उन सब का वही हैंडल करती है, वही एजेंसी, सेम गौहर खान, फैज़ू, उन सब के हैंडल वही एजेंसी हैंडल करती है। तो फारा जी का भी वही कर रही है, तो देखो वो एक फ़ायदा है। अब एजेंसी का फ़ायदा क्या होता है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा वो होता है डाउट कि भाई कैसे आ गया, ब्लॉग ट्रेंड पे कैसे आ गया, तो PR एजेंसी जो होती है ना उसका कनेक्शन रहता है किसी के साथ, अब समझ जाओ किसके साथ कनेक्शन रहता है। तो ट्रेंड पे आ जाता है, ट्रेंड पे आता है तो लोगों को लगता है कि अरे कुछ तो इसमें स्पेशल होगा तभी ये ट्रेंड में है, तो क्लिक्स मिलती है उससे, है ना। ट्रेंड में जाएगा तो ये बेनिफिट रहता है कि क्लिक्स मिलती है ज़्यादा, कि क्या ऐसा है जो ट्रेंड में आ गया। होता कुछ नहीं है, वो होता है कनेक्शन होता है जिसके चलते आ जाता है, ठीक है। मैनिपुलेट करना आजकल बहुत ईजी हो गया है, हमारे जैसे लोगों के लिए तकलीफ है यहाँ पे। बाकी भाई जिसके पास अनफेयर एडवांटेज है उनको तो वो कुछ चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा। अब देखो व्यूज़ जो है वो तो रियल ही है, व्यूज़ तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये बात है, उन लोगों की रिच तगड़ी है ये है, बट ये जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उसको मैनिपुलेट करना ईजी है आजकल, मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। मैडम के व्यूज़ देखो, अचानक से उसके व्यूज़ देखना मिलियन तक पहुँच जाएगा। अब वो ब्लॉग देख कौन रहा है भाई, कोई नहीं देख रहा, लेकिन व्यूज़ मिलियन में पहुँच जाएगा और ब्लॉग ट्रेंडिंग में भी आ रहा है। भालू अप्पी का ब्लॉग देख लो, मिलियंस में उसके जो है व्यूज़ होते, कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं जाता, कभी कभार आ जाता है उसका ब्लॉग ट्रेंडिंग में, लेकिन भालू अप्पी का ब्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं जाता, क्योंकि भालू अप्पी की कोई मैनेजर है नहीं, मैडम की मैनेजर है, तो मैडम के ब्लॉग ट्रेंडिंग में आते रहते हैं, तो ये होता है कनेक्शन थोड़ा बहुत। अब ट्रेंडिंग में आने से ऐसा होता है कि क्लिक्स
आ जाए, ठीक है। अच्छा, फारा जी ने अपना ब्लॉग रिकॉर्ड किया, किसी को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने दिया और धीरे से निकल ली। सही है फारा जी। फैज़ा बेगम की ओवर एक्टिंग देखी थी। वैसे है जो है अम्मी को ना तो मिलने जाती है और ना कहीं लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू हुआ फैज़ा बेगम जो है वो अगली लुकिंग चेयर जो है सुमो पहलवानी वाली वो अम्मी को देती थी, बैठिए यहाँ पे बैठिए। अरे वाह फैज़ा बेगम, एक्टिंग की बादशाह नहीं हो तुसी तो। अच्छा, फारा जब आ रही थी मीरा रोड में तब वो बोलते हैं कि मैं आज जा रही हूँ मीरा रोड और मैं जो मुस्लिम वाला खाना खाऊंगी। कौन सा मुस्लिम वाला खाना? फैज़ा बेगम कहाँ मुस्लिम है? वो तो नाम से भी हिंदू है और आचरण से भी हिंदू है। लीगली भी हिंदू है और नाम से भी हिंदू है। आज भी चिपिका पक्कड़ जी है वो, कोई फैज़ा बेगम तो हम यूं ही कहते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करने के लिए बनी थी थोड़ी टाइम के लिए। बाकी लीगली वो हिंदू ही है, उसी वजह से वो उम्रा करने जा नहीं पा रहे हैं। और उम्रा करने जाएंगे तो और तकलीफ। और इनके वो जो डिलुलू फैंस है उन्होंने एक एडिट शेयर किया है जहाँ पे वो सब उम्रा करने मतलब जो बेबी रू है, फिर शर्मिली जी, पापा इब्स और ये जनाब जो है वो सब। तो भाई इतनी मुझे हंसी आई, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था कि देखो दी ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आई थी। किसने भेजा था ज़रा कर देना कमेंट, जिस किसी ने भी भेजा था। मुझे बड़ी हंसी आई वो देख कर भाई, वो एडिट्स देख कर। ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि फैज़ा बेगम अभी भी चिपिका पक्कड़ है लीगली, फैज़ा बेगम नहीं बनी। और उसी दौरान भालू अपी निकल लेगी शर्मिली जी और पापा को उम्रा करवाने, क्योंकि वही जा सकती है, जनाब तो जाएंगे नहीं फैज़ा बेगम के बिना, तो भालू अपी निकल लेगी, उम्रा करा के आ जाएगी। कि फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा अभी छोटा बच्चा है तो भाई भाभी कैसे जाएंगे, जिस वजह से हम ही हो पाए। अब ये सब हमें मिल रहा था तो हम क्यों ना ले फ्रेंड्स, ओके टाटू, ऐसा करके भालू अपी ले जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो फरा जी जो है उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं कि आप लोग कब मिले थे। तो जनाब कहते हैं, अब देखो जनाब तो जनाब है, जनाब कहते हैं कि 2011 में लुक टेस्ट में मिले थे, उसके बाद जो है 2015 में हम दोनों को है ना रियलाइजेशन हुई और हमारी जो है रिलेशनशिप शुरू थी 2015 में। 15-16 में अटक गए थे जनाब। तो फारा बोलती है कि अरे इतना जल्दी, मतलब सरकास्टिक वे में बोलती है वो, लेकिन जनाब ही ऐसा करके। तो बोलते कि घर वाले मान गए थे, घर वालों के कैसे मनाया? तो जनाब बोलते कि हाँ कोई दिक्कत नहीं थी, घर वालों को दिक्कत नहीं थी, घर वाले को दिक्कत थी, मैडम के घर वाली के उस टाइम पे थे ना, उनको बड़ी दिक्कत थी, जिस वजह से ही जो है 16 तक बात आ गई, जिस वजह से इतनी लेट हुई। वरना तो 2012 में ही हो जाता था, है ना, 11-12 से तो सब शुरू हो ही गया था, 2000 उस टाइम पे ही हो जाती थी शादी। लेकिन घर वाले को बड़ी दिक्कत थी, रेडी नहीं था डिवोर्स देने के लिए, जिस वजह से इतना लंबा खींचना पड़ा। अब देखो फिर पूछती है कि पेरेंट्स मान गए थे, तो जनाब कुछ बोले उससे पहले मैडम बोल देती हाँ मेरी मम्मी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी मम्मी तो मान गई थी। तुम्हारी मम्मी तो मान ही जाएगी, सेकंड इंडिंग थी, लेकिन जनाब की मम्मी नहीं मान रही थी। जनाब की मम्मी बोल रही थी कि भाई एक तो ऐसा सीन है, प्लस है ना रिलीजन भी अलग है, तो जब तक रिलीजन नहीं चेंज करेगी तब तक हम शादी नहीं कराएंगे। देखो हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, लेकिन लड़की पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, ठीक है। कोई उसको गला पकड़ के तो नहीं बोल रहा है कि तुम्हें इसी धर्म में आना है, चेंज होना है, कन्वर्ट होना है। भाई वो चाहती तो मना कर देती, और जनाब के तरफ से मास्टर स्ट्रोक था कि पीछा छूट जाए, लेकिन नहीं, वो तो रेडी हो गई, क्योंकि उसके लिए क्या धर्म, भाई वो मुझे लगता है नास्तिक है। कभी कभी मैं सोचती हूँ वो किसी भी धर्म की सगी नहीं है, ना चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, वो भाई अपने फायदे के लिए तीनों धर्मों को उसने बराबरी से यूज़ किया है। और हिंदू धर्म को तो आज भी यूज़ करती है, नाम वही रखना है, लेकिन ना कभी उनके त्योहार को विश करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। तो फैज़ा बेगम का सिंपल है, बिंदी लगाओ बन गए हिंदू, दुपट्टा ओढ़ लो बन गए मुस्लिम, गाउन पहन लो बन गए क्रिश्चियन। और सेम ऐसे सीन है भाई, दुपट्टा ओढ़ के मुस्लिम बन जाती है। जैसे ही लोगों ने बोला कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती, 15 दिन तक वो लेडी गायब हो गई डर से कि रमजान में नमाज पढ़ के कैसे दिखाओ। भाई आती नहीं है तो कैसे पढ़ के दिखाओ, ये 3 वर्ड तो सीख लिए, लेकिन उससे आगे क्या आता ही नहीं है। तो फैज़ा बेगम सुनाएगी कैसे, भाग गई, गायब हो गई। बड़ा मजा आया। देखो ये पावर होती कमेंट्स की, जो कि आप इग्नोर करते हो, आपको लगता है कि क्या ही, नहीं बहुत पावर होती कमेंट्स में। तो कमेंट करो, सवाल उठाओ, तब जाके इनको ना अपनी औकात पता चलेगी, समझे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये नकली गरीबों ने अपनी गरीबी की कहानी जो है रोना गाना शुरू किया कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, ये देखा है, वो देखा है। अच्छा जनाब एक वक्त पे ये बोलते हैं कि बचपन में वो सेरेलैक पीते थे, फिर मिठाइयाँ आती थी जो फेमस शॉप थी भोपाल की, वहाँ स्वीट शॉप से, फिर बहुत सारी ऐसी जगह पे उसके पापा उसको घुमाने लेकर जाते थे, तालाब वगैरह बोट में बिठा कर। तो उनके पास 2 रुपए के कांदे के पैसे नहीं थे, ये कैसे मैं मान लूँ भाई, सेरेलैक के पैसे थे लेकिन कांदे के नहीं थे। भालू पे क्या अलग ही चलता है सीन, फैंस हमें बचपन में बोनविटा नहीं मिला है, तो बोनविटा के पैसे नहीं थे, सेरेलैक के थे, प्लस कांदे के नहीं थे। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, ना कांदे के पैसे ना अमरूद के, लेकिन सेरेलैक के पैसे बराबर से थे, और स्वीट शॉप से स्वीट लाने के पैसे बराबर से थे।
आम आम जो कि महंगे होते हैं गर्मी के सीजन में, आम लाने के पैसे थे। भालूपी ने बोला था कि बचपन में हर रोज उसके पापा आम लाया करते थे। तो अब ये सब चीजों के पैसे हुआ करते थे, लेकिन जो रोजमरोज का सामान होता है, आलू प्याज, ये सब के पैसे नहीं थे। बहुत सही है भाई इन लोगों का भी। और जनाब जो है वो बोलते हैं कि उनकी हर एक विश उसके पापा ने पूरी की थी। भोपाल में उस टाइम पे उनके जितने भी दोस्त थे, उनके पास जैसी गाड़ी नहीं थी वैसे जनाब के पास थी। तो किस एंगल से ये लोग गरीब थे भाई, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये नकली गरीबी की स्टोरी सुनाना बंद कर दो भाई, जैसे नकली लव स्टोरी सुनाते रहते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी, उसके बाद जो है अम्मा द डोल ने अपनी पार्टी बदल ली। जब पूछती है कि फारा पूछती है कि आपका फेवरेट कौन है इन सब में से, तो अम्मा द डोल जो है जनाब की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करती है। भालूपी भी लाइक पार्टी बदल लिया साला, पाव भाजी सूट इतना ज़्यादा दिलाया, कोई फ़ायदा नहीं है, जनाब की तरफ हो गई अम्मा द डोल। तो सही है, अम्मा द डॉल का भी पार्टी बदल लेती, जैसे भालूपी भी खुद भी करती है ना कि जनाब मैडम का फ़ायदा उठाया और फिर पार्टी बदल ली, तो ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद फारा जी पूछती है कि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन है। अब भालूपी मुझे बड़ी पसंद आ रही है आजकल। भालूपी बोलती है कि सोच कर देखो, सोचना पड़ रहा है, मतलब उसको भी पता है कि हकीकत क्या है। इरिटेटिंग सबसे ज़्यादा ये मधुमक्खी का ही है, लेकिन बोल नहीं सकती क्योंकि भाई फिर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क फेज देखा है, मेरे इन लॉज मेरे साथ ऐसा करते थे, मुझे जो है इरिटेटिंग बोलते थे, जबकि मैं बहुत 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 कुछ किया, मुझे ज़बरदस्ती ये करवाएगा वो करवाएगा। तो भाई खौफ है मधुमक्खी का बहुत ज़्यादा, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो बोलती अब क्या कर सकती हूँ, भाई को ही मैं बोलूँगी। तो फिर मोटर लाफिका हंसने लगती है बोल के तो देखती तुझे बताती थी मैं। तो फारा बोलती है अरे यार क्या इरिटेटिंग हो तुम सबके साथ। फारा ने मतलब मुंह पे बेइज्जती करी इन सब की, है ना, एकदम निशब्द हो जाते थे सबके सब। बच्चा जब आया उठकर, तब बच्चा जो है उसको घूर घूर के देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ कर, तो बोले अरे यार यह तो कितनी खुन्नस से मुझे देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ कर। जनाब अब क्या ही करे, रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं। मतलब ये बच्चा देखो, बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये उसके जो पेरेंट्स है ना, ये नालायक लोग खाली घर में ही बच्चे को कैद करके रखते हैं, ना तो उसको सनलाइट जो है दिखाते हैं, ना ही उसको कहीं गार्डन में लेके जाते हैं, ना ही लोग उसे मिलवाते हैं। जब देखो मॉल पे पहुंच जाएंगे तो बच्चा बेचारा, उसको बाहर की दुनिया का क्या ही पता है। माँ जो है और बाप जो है जब देखो मुंह पे कैमरा डाल देता है, तो बच्चे को यही समझ आएगा ना, नए नए लोगों को देखेगा वो एकदम शॉक हो जाएगा कि भाई ये कौन है, रोज तो मैं कैमरा देखते रहता तो ये लोग है कौन है, तो बच्चा एकदम शॉक हो जाता है। अब देखो प्री मेच्योर बेबी जो है शायद से लेट भी होते हैं ना ये सब चीज़ों में, कि भाई शायद से लेट ही होते हैं क्योंकि वो प्री मेच्योर है, तो थोड़ा बहुत वक्त शायद लगेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बच्चे को ऐसा कुछ भी उसकी ग्रोथ को लेकर उसको जज करना, या तो मैं ऐसे वीडियो मैंने 2-3 देखे, तो भाई ठीक है उसके माँ बाप प्रॉब्लमेटिक है, उसकी जो भी उसकी फैमिली प्रॉब्लमेटिक, लेकिन बच्चे को तो ये सब उसकी हेल्थ को लेकर या तो उसकी ग्रोथ को लेकर ऐसे वीडियोस बनाना बंद कर दो भाई। ऐसे व्यूज़ को करोगे क्या जहाँ पे एक मासूम को आप टारगेट करके ऐसे वीडियोस बना रहे हो कि इसको ऐसा है वैसा। शेम ऑन यू यार, रिएक्शन देना है, रिएक्शनिस्ट की भी एक इज्जत होती है, ये सब मत करो अभी फालतू चीज़ें, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।